हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं सैम्पल पेपर 2 का सेक्शन बी पार्ट। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने सेक्शन ए कर लिया था सोल्व सारा, क्वेश्चन नंबर 1 to 20। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 to 26 करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन 21 क्या बोला गया आपको। संजना एडिड ए वाइट पाउडर वाइल बेकिंग केक टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। नेम मैन इंग्रेडिएंट्स, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। ठीक है, क्या बोला गया आपसे, संजना है वो एक केक बना रही है, तो केक बनाते हुए उसने क्या किया, एक वाइट पाउडर मिक्स किया है उसमें, ताकि केक कैसा बन जाए, आपका सॉफ्ट और स्पंजी बन जाए। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, नेम मेन इंग्रेडिएंट, जो पाउडर मिक्स किया है वो आप बताना है आपको। ठीक है, इसके अलावा उसने और कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, कोई 2 मेन इंग्रेडिएंट बताने हैं आपको, और उनका फंक्शन भी आपको साथ में एक्सप्लेन करना है भाई। ठीक है, तो देखो मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं आपके, जो वाइट पाउडर बोला गया वो कौन सा होता है, आपका बेकिंग पाउडर होता है, उसका यूज़ किया जाता है ताकि क्या हो जाए, आपका सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो मेन आगे क्या लिखना है आपको, मेन इंग्रेडिएंट लिखने हैं, तो कौन कौन से होंगे भाई, द मेन इंग्रेडिएंट्स आर, द मेन इंग्रेडिएंट्स आर बेकिंग पाउडर एंड टार्टरिक एसिड। ठीक है, और क्या क्या यूज़ किया जाता है भाई, बेकिंग सोडा, हाँ सो बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड भी यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। that are used, बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला होता है यहाँ पे C6H8O7, इसको हम क्या बोलते हैं, टार्टरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब इनका आपको फंक्शन बताना है 1 by 1। तो फंक्शन पहले हम लिखेंगे किसका, बेकिंग सोडा का, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या होता है। बेकिंग सोडा क्या करता है भाई, जब इसको आप गर्म करते हो ऑन हीटिंग, और या इसको पानी में मिक्स करते हो, और मिक्सिंग विद वाटर, और मिक्सिंग विद वाटर, तो ये क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद, ये रिएक्शन करता है भाई, किसी के साथ रिएक्शन करता है, आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड। ठीक है, टार्टिक एसिड में से जो H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं उनसे ये रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो आपका केक है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, उसको ऐसे उठाती है ऊपर की तरफ, इससे क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो क्या बनता है आपका, सॉफ्ट फ्लफी बनता है। ठीक है, तो वो लिखना आपको, दैट मेक्स केक सॉफ्ट एंड फ्लफी, केक सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। ठीक है, वो केक को सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाती है आपकी। चलो ये तो हो गया इसका किसका, बेकिंग सोडा का यूज़। सेकंड क्या यूज़ करते हैं हम इसमें, टार्ट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, वो भी बताना है हमें, टार्ट्रिक एसिड का यूज़ क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड क्या करता है भाई, आपका जो आपका जो केक बना है उसका स्वाद जो होता है, कभी कभी बिटर टेस्ट आता है, कड़वा टेस्ट आता है, उसको उस बिटर टेस्ट को आने से कौन रोकता है, आपका टार्ट्रिक एसिड रोकता है। ठीक है, तो उस केक को स्वादिष्ट बनाने का काम कौन करता है, टार्ट्रिक एसिड करता है। इट इज़ यूज्ड टू अवॉइड बिटर टेस्ट। ठीक है, कड़वा टेस्ट आने से ये रोकता है, उसको अवॉइड करता है। चलो, मेन जो पाउडर वाइट पाउडर यूज़ किया था वो क्या था, बेकिंग पाउडर था। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा गया मेन इंग्रेडिएंट्स बताओ, तो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला था C6H8O7। इसके बाद आपसे इनके यूज़ पूछे गए हैं। बेकिंग सोडा क्या करता है भाई, जब हम पानी के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, जो आपका एसिड है उससे H पॉजिटिव आयन जो रिलीज हो रहा है उसके साथ वो रिएक्शन करता है, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आपके केक के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती है, ताकि वो कैसा बन जाए, आपका सॉफ्ट और फ्लफी बन जाए। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ में और पार्ट भी दिया है, उस और पार्ट में भी एक क्वेश्चन दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोला आपको, देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन a gas G is liberated at anode. When this gas G is passed through slack lime, a compound C is formed, which is
यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। क्या बोला गया है भाई, जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, ठीक है, तो एक गैस रिलीज होती है, उस गैस को जी बोला गया है। कहाँ पे रिलीज होती है, एनोड पे। व्हेन दिस गैस जी इस पास थ्रू स्लैक लाइम, जब इस गैस को हम स्लैक लाइम के अंदर से पास करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से पास करते हैं, ठीक है, तो एक सी कंपाउंड बनता है जो हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली आप जो पता है सभी को कि ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ करने के लिए हम किस लिक्विड का यूज़ करते हैं, क्लोरीन का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब क्या है आपका, ये तो क्लोरीन की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, राइट फॉर्मूला ऑफ जी एंड सी, जी क्या है यहाँ पे और सी क्या है वो पूछा गया है। स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, और साथ में केमिकल रिएक्शन कौन सी हो रही है आपसे वो पूछी गई है, ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि ब्राइन क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एक्चुअल में ब्राइन क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड का होता है, ठीक है, वाटर के अंदर अगर हम हाई अमाउंट में सोडियम क्लोराइड को डिसोल्व करते हैं तब जो सोल्यूशन बनता है उसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ब्राइन कुछ ऐसा अलग नहीं है। ब्राइन क्या होता है भाई, जो आपका पानी है, वाटर है, उसमें सोडियम क्लोराइड नमक के अमाउंट को ज़्यादा रखें अगर हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन नमक की, उसको हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया जी गैस जी कौन सी है भाई, ठीक है। तो गैस जी जो होता है वो होता है आपका क्लोरीन, ठीक है। गैस जी इज इक्वल टू Cl2 क्लोरीन। और आपसे सी भी पूछा हुआ है, तो सी क्या होगा भाई आपका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सी क्या होगा आपका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। अब आपसे क्या पूछा गया है कि आपको बताना है, जियो सी बता दिया आपने। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्टेट सिंबल स्टेट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, ठीक है। केमिकल रिएक्शन भी बतानी है आपको, इसमें केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इज, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इज कौन सी होगी भाई आपकी, वो बताना आपको। तो क्या होगा भाई आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्या होगा आपका, वाटर बनेगा, ठीक है, ये रिएक्शन होगी इसकी। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल फॉलोइंग ऑन इट, डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सन, ठीक है। क्या बोला गया आपको कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना के दिखाना है आपको, और उसमें जो ये पार्ट मेंशन किए गए इन पार्ट्स को भी आपको मेंशन करके लेबल करके दिखाना है, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत इजी है। न्यूरॉन का मेन फंक्शन क्या होता है भाई, जो इम्पल्स होती हैं, ठीक है, जो भी सिग्नल आपको, जो भी स्टिमुलस होता है, आपको स्किन पे टच करता है, किसी टाइप का इन्फॉर्मेशन होती है, उस सेंसेशन को वो इम्पल्स की फॉर्म में आपके माइंड तक, ब्रेन तक पहुंचाता है। वहाँ से फिर ब्रेन उसको सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, वापस सिग्नल पहुंचाता है, ठीक है। वो सिग्नल मसल्स तक आते हैं, फिर आप क्या करते हो, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हो, ठीक है। तो ये इसमें न्यूरॉन का मेन फंक्शन है। न्यूरॉन का उसी का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है और डायग्राम दिखाना है, बना के देख लेते हैं भाई, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो क्या होता है इसमें, सेंटर में आपका ये सेल बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे हम न्यूक्लियस दिखाएंगे। इसके बाद हमें इसको ड्रॉ करना है भाई, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कुछ इसका, कि इसके साथ जो आपको चार पार्ट आपको बोले गए हैं वो चार पार्ट आपको ड्रॉ करके बताना भी है, लेबल भी करना है आपको कि ये कौन सा हिस्सा, ये क्या कहाँ होता है, ये हिस्सा कहाँ होता है, आपको लेबल करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन आपका न्यूरॉन का। यहाँ से आगे आपका इसकी सेल बॉडी, जो आपकी एक्सन पार्ट है जो आपको बोला गया है, वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ड्रॉ करके सारा दिखाना है। इसके एंड में यहाँ पे होते हैं आपके ऐसे इस टाइप के आगे फिगर्स आपको मैंने देखने को मिलते हैं। और इसके इसके एंड पे भी यहाँ पे इस टाइप की शेप्स देखने को मिलती है आपको, इस टाइप के आगे, ठीक है। तो ये ड्रॉ करके दिखाना था आपको। अब ये जो वाला पार्ट है आपका, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी का एक नेम और होता है साइटन, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो होते हैं, ठीक है, ये स्पाइक्स जैसे दिख रही है आपको, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये होती है आपकी डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक का आपका पार्ट जो दिख रहा है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सन, क्या बोलते हैं उसको, एक्सन, AXON। अब ये जो हिस्सा बच गया आपका, ठीक है, यहाँ पे जो जिस पे ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग, क्या बोलते हैं इसको, नर्व एंडिंग बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपसे, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन दिया गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था आपका ये।
चलो आगे इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ए पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 22 था ये। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया आपको, मेंशन एनी टू कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड जो होता है ह्यूमन ब्लड, उसके दो कंपोनेंट्स के बताना है आपको कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा क्या पूछा गया है, राइट एनी टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। ठीक है, पहले तो आपको ब्लड के दो कंपोनेंट पूछे गए हैं, उसके बाद क्या होता है आपसे जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं, ठीक है, उनका अंदर डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछा गया है आपसे, वो बताना आपको। ठीक है, तो इसका पहले ए पार्ट सोल्व करते हैं। ए पार्ट काफ़ी इजी पूछा आपसे। Mention any two components of blood. The two main components of bloods are, the two main components of blood are, ठीक है, तो मेन कंपोनेंट होते हैं ब्लड के आपके प्लाज्मा, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा गया आपको, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है किसमें, आर्टरीज और वीन्स में। ठीक है, देखो आर्टरीज क्या करती हैं, आपका जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट के अंदर जो ब्लड है आपका कौन सा, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, उस ब्लड को वो आर्टरीज हार्ट से लेके बाकी सभी ऑर्गन्स तक लेके जाती है। ठीक है, अब जो ब्लड है उसको जो सॉरी जो हार्ट है उसको ब्लड हर आपके हर एक सेल तक, हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है। तो आपके कुछ ऑर्गन्स आपके बिल्कुल बिल्कुल पैरों के पास भी, पैर भी एक ऑर्गन है, उसके फिंगर्स तक भी पहुंचाना है। कुछ ऑर्गन आपका जैसे माइंड हो गया जो क्या है काफ़ी ऊंचाई पे होता है। ठीक है, तो कुछ बहुत नीचे हैं, कुछ बहुत ऊंचाई पे हैं, तो हर जगह क्या करना है, हार्ट को उस ब्लड को पहुंचाना है। ठीक है, तो सिंपली ब्लड अपने आप ऐसे फ्लो नहीं करेगा, जैसे हाइट पे कोई चीज़ जाती है, कोई लिक्विड, तो उसको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, उसी टाइप से ब्लड को भी एक प्रेशर के साथ हाइट तक पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए क्या करता है, हार्ट बहुत फास्टली पंप करता है और बहुत प्रेशर से ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो आपकी जो आर्टरीज ब्लड को लेके जाती हैं, तो आर्टरीज की वॉल्स जो है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि जो हार्ट का जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो उसको वो सहन कर सके। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं और क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है, ताकि हार्ट का जो पंप जनरेट हो रहा है उसको वो बियर कर पाए, वो फटे ना। ठीक है, तो क्या मेंशन करोगे आप इसमें, arteries has thick wall, thick and elastic walls. And veins, अब सेम से veins के बारे में पूछा गया है, but veins has thin walls। ठीक है, वेन्स के पास वॉल्स जो होती है वो थिन होती है। थिन क्यों होती है भाई, वेन्स का फंक्शन क्या है, जो बाकी सभी ऑर्गन्स में जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको कलेक्ट करके वापस हार्ट के पास लेके आना। ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड पॉइंट भी लिख सकते हैं हम, वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि जो वेन्स जो ब्लड लेके आ रही है सभी ऑर्गन से, ऐसा कौन सा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उस ब्लड को उसमें क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। वॉल्स का मतलब जो दरवाजे मान लो एक तरफ के आपके, ठीक है, तो वो ब्लड लेके जब लेके वहाँ से चली है वापस हार्ट की तरफ आ रही है, ठीक है, वो ब्लड कहीं वापस फ्लो ना हो जाए, ठीक है, वापस उसी ऑर्गन के पास ना चला जाए, नीचे वापस ना जाए, उस चीज़ को रोकने के लिए वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, जो जैसे ही वो ब्लड वहाँ से निकला वो वॉल्स क्या होते हैं, बंद होते रहते हैं साथ साथ, ताकि वो ब्लड वापस फ्लो ना कर जाए। ठीक है, तो वेन्स में वो वॉल्स होते हैं, बट वॉल्स आर absent, लेकिन आर्टरीज के पास ऐसे कोई वॉल्स नहीं होते, आर absent इन आर्टरीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, protozoa reproduce by binary fission as well as multiple fission, which process is better and why, give your opinion। क्या पूछा गया, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो बाइनरी फिजन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं और मल्टीपल फिजन भी शो करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस में बेटर कौन सा है और क्यों है, ये आपसे पूछा गया है, अपना आपको इस पे ओपिनियन देना है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है भाई, पेरेंट से दो डॉटर सेल बनती है, ठीक है, उसी को हम बाइनरी बोलते हैं। लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक टाइम में काफ़ी बहुत सारी न्यू डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो मल्टीपल फिजन क्या है उनके लिए, बाइनरी फिजन के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो वही आपको इसमें लिखना है, मल्टीपल फिजन
is better than binary fission process। अब आपसे पूछा गया ऐसा क्यों होता है, वो भी बताना है भाई। बिकॉज इट प्रोड्यूसेस many daughter cells inside a protective coating, protective structure called cyst, which ensure their survival under adverse condition। क्या बोला गया भाई कि जो मल्टीपल फिजन होता है वो बाइनरी फिजन के मुकाबले ज़्यादा बेटर प्रोसेस मानी जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई कि मल्टीपल फिजन में एक साथ बहुत सारे टोटल सेल्स बनते हैं आपका, ठीक है। इसके अलावा जो टोटल सेल्स बनते हैं उनके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको सिस्ट बोलते हैं, जो उनको एडवर्स कंडीशंस में जिंदा रहने के काबिल बनाता है, ठीक है। कभी मान लो फूड नहीं बन पाए, कोई भी चीज़ हो सकती है, मान लो कोई आसपास में कोई भी शिकारी हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उनसे वो प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट, जब तक वो ग्रो ना हो जाए सही से, वो प्रोटेक्ट भी रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। Draw a ray of light when it enters one of the face of a glass slab at an angle nearly 45 degree. Label on it angle of refraction, angle of emergence, lateral displacement, ठीक है। क्या पूछा गया अभी आपको, एक आपको ग्लास स्लैब लेनी है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, उसमें पाथ दिखाना है किसका, रे ऑफ लाइट का, ठीक है। उसके ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट कर रही है 45 डिग्री के एंगल से, आपको उसके अंदर जो उसका रास्ता बनेगा वो शो करना है, बना के दिखाना है आपको। उसके अलावा तीन चीज़ बोली गई आपको, ये तीन चीज़ें भी इसमें लेवल करके दिखानी है डायग्राम में, ठीक है। तो सबसे बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले आप क्या करो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को ड्रॉ करो, ठीक है। ये स्लैब ड्रॉ कर लिया आपने। अब क्या बोला है आपको, एक रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये क्या होगी आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है। बोला क्या गया है इसकी, ये एंगल भी दे रखा है आपको 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे हो रही है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये कट करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट पे क्या होता है कि हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल हो गया आपका, ठीक है। इसको हम एन मान लेते हैं। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या हो गया आपका एंगल आई, क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। जब आपकी लाइट रे एक रेयर मीडियम से एक डेंस मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या होती है, बेंड टावर्ड्स द नॉर्मल। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी, ठीक है। तो ये इसका पाथ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या होगा भाई, ये क्या इसके लिए क्या है, ये पॉइंट है, इस पर भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ भी हमने क्या किया है कि नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब ये अंदर ग्लास कहाँ से आ रही है, ग्लास से वापस बाहर की तरफ आ रही है। ग्लास क्या होता है, डेंसर मीडियम, ये क्या आपका रेयर मीडियम, ठीक है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से वापस रेयर मीडियम आता है तब भी क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तब क्या हो जाएगा आपका बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर डायरेक्शन इसकी हल्की सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस पॉइंट पे जो आपका एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एमरजेंस, इसको ई से दिखाएंगे हम, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, एम पॉइंट बोल देंगे, लेबल कर देंगे इसको भी। अब दो चीज़ें होगी आपकी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी नहीं हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें शो करना है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, इस पॉइंट, इस मीडियम से जब लाइट अंदर एंटर करके चली गई, ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, इसकी जो पाथ है वो चेंज हो गया, ठीक है। इसकी स्पीड में कमी आई, उसके पास भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और जो एंगल से ये होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, एंगल आई एंगल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बच गया आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, आपको दिखाना है, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियली जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही थी, ठीक है, वो डायरेक्शन को अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और जो बाहर आपकी लाइट रे निकली है उस लाइट रे को हम देखते हैं, तो उन दोनों के डायरेक्शन में जो जितना चेंज आया है आपको, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं भाई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो एम एल जो मैंने अभी बना के दिखाई है आपको, ये जो लाइन है ये क्या है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब आप बता दो आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल,
E इमरजेंस एंगल और ML क्या है यहाँ पे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलो, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं इसमें नेक्स्ट, इसका और पॉइंट में क्या बोला गया है। इसके साथ और में भी एक क्वेश्चन दिया गया है। स्टेट टू पोजिशन इन विच कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट, लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द टू इमेजेस। क्या बोला गया आपसे कि दो पॉइंट बताओ जहाँ पर हम जब ऑब्जेक्ट रखते हैं किसके सामने, कनकेव मिरर के सामने, ताकि हमारी इमेज बनती है वो कैसे बने, मैग्नीफाइड इमेज बने ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो आपसे वो दो पॉइंट पूछे गए हैं। उसके बाद क्या पूछा गया आपको, दोनों केस में जो इमेज बनती है उन इमेज के बीच में डिफरेंस क्या होगा, वो आपसे डिफरेंस भी पूछा गया है भाई। ठीक है, तो मैग्नीफाइड इमेज कनकेव मिरर में कब बनती है भाई, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, आपकी पोल और फोकस के बीच में हो। सेकंड, जब आपकी इमेज कहाँ पे हो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। ठीक है, तो आप लिख देते हैं फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ मिरर। इसी का सेकंड पॉइंट, दो दो पूछे थे आपसे, सेकंड क्या होगा आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस जो यूज़ करते हैं, लेंस के केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2f यूज़ करते हैं। सेकंड फोकस, मिरर में हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, इनका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में इमेज जो होगी वो कैसी होगी, इमेज फॉर्म विल बी, इमेज फॉर्म्ड विल बी विर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस में इमेज होगी वो कैसी होगी भाई, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये दोनों केस में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राइट टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स ऑन इन्वायरमेंट, सजेस्ट अल्टरनेटिव्स टू द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया आपको कि प्लास्टिक यूज़ करने के दो हार्मफुल इफेक्ट बताओ इन्वायरमेंट पे क्या क्या होते हैं, और इनकी जगह अल्टरनेटिव क्या यूज़ कर सकते हो प्लास्टिक बैग की जगह, ताकि इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है भाई, प्लास्टिक के दो दो या तीन इफेक्ट बताने हैं आपको। तो वेरी फर्स्ट क्या है, दे लेड टू द लैंड पोल्यूशन, और लैंड और वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वो लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों फैलाते हैं आपका। ठीक है, व्हेन डिस्पोज्ड इम्प्रॉपरली, जब आप उनको सही ढंग से डिस्पोज नहीं करते हो। ठीक है, तो वो लैंड और वाटर पोल्यूशन करते हैं। सेकंड पॉइंट, लैंड पोल्यूशन का मतलब क्या है भाई, प्लास्टिक जो है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। इसको अगर आप मिट्टी में दबा देते हो, ठीक है, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 10 साल बाद इसको अगर खोद के बाहर निकालते हो, तो वहीं का वहीं वो पड़ा मिलता है, वो मिट्टी में गलता नहीं है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये इससे क्या होगा, पॉलीथीन दबता रहेगा मिट्टी के नीचे, तो मिट्टी और जो आपका ग्राउंड लेवल की मिट्टी है, तो नीचे जो वाली जो होती है आपकी, और ऊपर जो लेयर है सोइल की, उनके बीच में क्या होगी, एक लेयर बन जाएगी किस चीज़ की, पॉलीथीन की। इससे क्या होगा भाई, जितनी भी बारिश, जब भी बारिश आएगी तो जो वाटर है आपका, वो पानी जो सीप होके नीचे जाता है आपका ग्राउंड वाटर तक, वो वहाँ तक नहीं जा पाएगा, बीच में रुक जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, प्लास्टिक की लेयर आपकी। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्लड्स लेके आता है। इस वजह से क्या होता है, लैंड और वाटर पोल्यूशन होता है आपका। सेकंड देखो क्या बोलता है, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीजेस टॉक्सिक गैसेस कॉजिंग एयर पोल्यूशन।
अब क्या करोगे आप भाई, इसको डिस्पोज नहीं कर सकते सोयल में हम, सोयल पोल्यूशन तो वाटर में नहीं करेंगे, वाटर पोल्यूशन होता है, तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसको जला जला देते हैं इसको, ठीक है। जब इसको बर्न करते हैं हम तो क्या होता है, ये टॉक्सिक गैसेस छोड़ता है, उन गैसेस से क्या होता है, आपका एयर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। उनसे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ओजोन जो होती है आपकी उसको डिप्लेट करते हैं ये, ठीक है। ये तो इसके अलावा एक थर्ड इफेक्ट अभी आप ले सकते हो, प्लास्टिक बैग कैन कोज ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ये ड्रेनेज सिस्टम जो होता है आपका, अगर हम ऐसे खुले में फेंक देते हैं, नालियों में जाके फंस जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होती है, आपकी नालियाँ ब्लॉक हो जाती है, आपका सीवरेज भी क्या होता है, ब्लॉक होता है, ठीक है। तो उससे जो सारा पानी है वो कहाँ होगा, सड़कों में, गलियों में बहेगा, ठीक है। उससे क्या होता है, बहुत सारी डिसीज़ फैलती, बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव बताना भी, आप अल्टरनेटिव क्या कर सकते हो, कौन सी यूज़ कर सकते हो प्लास्टिक की जगह पे, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या हो सकता है भाई आपका, प्लास्टिक बैग यूज़ ना करके हम पेपर और क्लॉथ बैग का यूज़ कर सकते हैं, यूज़ ऑफ क्लॉथ और पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक बैग की जगह हम पेपर और क्लॉथ बैग का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या होगा भाई आपका, मेटल और ग्लास कंटेनर कैन बी यूज्ड या शैल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की जगह पे मेटल या ग्लास कंटेनर का यूज़ करना चाहिए। ओके, चलिए ये था आपका बी पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेक्शन सी करेंगे इसका। ओके।